कॉमर्स स्प्रेड द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज को। ये पार्ट 6 है, पार्ट 5 तक पेपर 1 से रिलेटेड था। यहाँ से पार्ट 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे पेपर 2 का। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है और इसमें प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये तीनों चीज़ें निकालनी हैं। तो प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसमें मटेरियल दिया हुआ है और लेबर दिया हुआ है 25,000 और 35,000। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 60,000। ये क्या हो गया? प्राइम कॉस्ट हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये पूछा है वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड और फैक्ट्री कॉस्ट दोनों में अंतर होता है। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब क्या है कि प्राइम कॉस्ट के ऊपर जो फैक्ट्री में ऊपरी व्यय लगे हैं उसे कहा जाता है। और फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या है कि प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। तो यहाँ पे वर्क कॉस्ट यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट पूछा है। प्राइम कॉस्ट हमारा कितना आया था? 60,000 आया था। प्लस क्या करना है? ऐड फैक्ट्री ओवरहेड यानी कि 30,000। ये ऐड कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 90,000 आ जाएगा। ये हो जाएगा बी का आंसर, 90,000। सी है इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला होता है फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो फैक्ट्री कॉस्ट कितना आया था? 90,000 आया था। प्लस हम लोग क्या कर देंगे? 20,000 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1,10,000। ये क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। जो सेलिंग एक्सपेंसेस है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जब वर्क कॉस्ट में हम लोग सेलिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है? 1,20,000 हो जाता। इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर टोटल कॉस्ट कहेंगे। इसके नीचे अगर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो ये क्या बन जाएगा आपका? टोटल कॉस्ट बन जाएगा। और टोटल कॉस्ट में जब हम लोग प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। एक बार कॉस्ट शीट से रिलेटेड कोई भी 1-2 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो इन सब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है कि सेलिंग एक्सपेंसेस बताइए प्राइम कॉस्ट का कितना परसेंटेज है। तो इस तरीके से निकालना होगा। 60,000 था हमारा प्राइम कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इसका ये परसेंटेज आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद। तो ऐसे क्वेश्चंस आपका पूछ सकता है, तो 1-2 न्यूमेरिकल आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इन विच मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट ओनली नोन एज। यानी कि एक उत्तरदायित्व केंद्र है जिसमें प्रबंधक सिर्फ और सिर्फ लागत के लिए उत्तरदायी है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्ट सेंटर कहते हैं। क्वेश्चन में अगर ये पूछे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कितने प्रकार के होते हैं तो ये 3 प्रकार का होता है, कॉस्ट, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट। जो कॉस्ट सेंटर है वहाँ पे प्रबंधक कॉस्ट के लिए जिम्मेदार होता है, प्रॉफिट वाले के लिए प्रॉफिट वाला और इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट वाला। क्वेश्चन नंबर 3 है इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वर्क इन प्रोग्रेस कंसिस्ट ऑफ। ठेका लागत में कार्य प्रगति पर है में क्या क्या सम्मिलित होता है? तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं, वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड। यानी कि अगर जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसने प्रमाणित कर दिया किसी कार्य को, या फिर कुछ कार्य ऐसे हैं जो अभी उसने अप्रमाणित किया हुआ है। इन दोनों को मिलाएंगे तो WIP आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ कॉन्ट्रैक्ट इज 50% कंप्लीटेड कैश ट्रांसफर टू PNL अकाउंट विल बी। यदि ठेका 50% पूरा हो गया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना नगद का हस्तांतरण किया जाएगा? आपको भी पता होगा कॉन्ट्रैक्ट कुछ समय तक चलता है, 1 साल 2 साल 3 साल तक चलता है। तो इसमें अगर मान लेते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट 50% पूरा हो गया है तो कितना परसेंटेज कंपनी मान लेगी कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने के लायक हो गया है? तो रूल कहता है 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन ऑफ कैश रिसीव्ड एंड वर्क सर्टिफाई। जितना भी कैश रिसीव हुआ है और जितना वर्क सर्टिफाई हुआ है उसको हम लोग 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट का मतलब क्या है कि माना हुआ प्रॉफिट। मान लिया गया है कि 20,000 हमको प्रॉफिट होता 50% काम पूरा करने में, तो उसका हम लोग 2/3 लेंगे और कैश रिसीव डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड से सॉल्व करेंगे। जितना भी रुपया आएगा वो कंपनी मान लेती है कि हमारे लिए एक्चुअल में प्रॉफिट है। क्वेश्चन नंबर 5 है द लॉस इनकर्ड ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रांसफर टू डैश अकाउंट। अधूरे ठेके पर हुए नुकसान से जो भी नुकसान होता है उसे किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? कॉस्टिंग PNL अकाउंट यानी कि लागत लाभ हानि खाता में। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हेन द कंप्लीशन स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन हाफ। यानी कि 50% से अधिक हो चुका है, द प्रॉफिट इज टू बी क्रेडिटेड टू PNL अकाउंट विल बी इक्वल टू। जब 50% से ऊपर हो चुका है तो कितना रुपया प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में जमा किया जाएगा? तो ये कितना होगा? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई कैश रिसिव्ड डिवाइडेड बाई होगा वर्क सर्टिफाइड।
ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। 50% है, 25% होता है तो कितना होता है, 75% है, 90% है तो कितना है। ये सारे क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। कि क्वेश्चन दे दिया कि मान लेते हैं 70% काम पूरा हो चुका है, 20,000 रुपया कैश आपको रिसीव हुआ है, 10,000 वर्क सर्टिफाइड था, तो अब बताइए कितना रुपया PNL अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो फॉर्मूला याद होगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज नॉट यूज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री। निम्न में से कौन सा उद्योग संविदा लागत निर्धारण का उपयोग नहीं करता है। शिप बिल्डिंग, सिविल कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज। इन तीनों में ये काम होता है, लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में ये यूज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द सम ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड अपीयरिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज कॉल्ड। ठेका खाते में प्रदर्शित होने वाले प्रमाणित और अप्रमाणित कार्य के मूल्य के योग को क्या कहा जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। अभी पहले या दूसरे क्वेश्चन में ही था कि WIP में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड दोनों इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, टोटल कॉस्ट इनकर इन प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटपुट यूनिट टू कैलकुलेट द। एक उत्पादन प्रक्रिया में होने वाले कुल लागत की गणना करने के लिए आउटपुट इकाइयों की कुल संख्या से जब विभाजित कर देते हैं तो क्या आता है। तो ये आता है यूनिट कॉस्ट। जैसे मान लेते हैं 50,000 टोटल कॉस्ट आया और हम लोगों ने 1,000 यूनिट बनाए, तो एक यूनिट पे कितना खर्चा आया, वो हो जाएगा 50 रुपये। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रॉफिट इन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन एज नोशनल प्रॉफिट बिकॉज। अपूर्ण अनुबंध के लाभ को कल्पित लाभ के रूप में क्यों माना जाता है। क्योंकि ये रियल लाभ नहीं होता है, रियल प्रॉफिट नहीं होता है। रियल प्रॉफिट इज असर्टेन व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट। अनुबंध जब पूरा हो जाएगा तभी इसे वास्तविक लाभ माना जाएगा। देयर इज नो सच इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट और द प्रॉफिट इज ओनली एन अप्रॉक्सीमेशन। तो इसका आंसर होगा, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, अप्रॉक्सीमेशन होता है। ये अनुमान लगाया जाता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट का कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉफिट आता है उसे नोशनल प्रॉफिट कहा जाता है। क्योंकि 3 साल तक मान लेते हैं चलता है, पहले साल में आपको लग रहा है कि 50,000 रुपये का हमको प्रॉफिट हो गया। आगे आने वाले जो 2 साल हैं में भी हो सकता है उसमें किसी में लाभ हो जाए, किसी में हानि हो जाए। तो ये जो 50,000 रुपये है वो सिर्फ अनुमान मात्र होता है। जब तक कि वो पूरा नहीं हो जाएगा तब तक एक्चुअल प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। और इसीलिए एक लिमिट बनाई जाती है कि 25% तक अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ है तो आप कोई भी प्रॉफिट अपने यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करेंगे PNL अकाउंट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल शुड बी डैश टू PNL अकाउंट एंड डैश टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। दोषपूर्ण सामग्री की लागत प्रॉफिट एंड लॉस खाते से डैश और अनुबंध खाते से डैश होनी चाहिए। तो जब कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल आता है तो PNL अकाउंट के कॉस्टिंग वाले पोर्शन में उसे पहले डेबिट किया जाता है और जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता है उसमें उसे क्रेडिट कर दिया जाता है। तो डेबिट होता है किस में, कॉस्टिंग PNL अकाउंट में, क्या चीज़, कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल, और क्रेडिट किस में होता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ द अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज लेस देन 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देन नो प्रॉफिट शुड बी टेकन टू अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यदि प्रमाणित कार्य की राशि अनुबंध मूल्य के कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज से कम है तो लाभ हानि खाते में एक भी रुपया लाभ के लिए नहीं निकाला जाएगा। तो ये अभी मैंने आपको बताया है कि 25%। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्टिकुलर अमाउंट 100 रुपये तक का है और उसका आपने सिर्फ 25 रुपये का काम किया हुआ है तो कंपनी एक भी रुपया अपने PNL अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश इज अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक विशेष उत्पाद की उत्पादन की लागत को दर्शाने वाला विवरण क्या कहलाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं लागत पत्रक या कॉस्ट शीट। क्वेश्चन नंबर 15 है, द टोटल ऑफ वर्क कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज नोन एज। कुल कार्य लागत और प्रशासनिक व्यय को जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं तो उसमें ये था पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 16 है, डैश इज टोटल ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड को जब हम लोग जोड़ते हैं तो क्या आता है, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्टेटमेंट प्रिपेयर टू शो द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। लागत के विभिन्न तत्वों को दर्शाने के लिए कौन से विवरण का तैयार किया जाता है, ये तैयार किया जाता है कॉस्ट शीट। इसीलिए उसमें फैक्ट्री ओवरहेड, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रोसेस कॉस्टिंग इज अप्लाइड व्हेन। प्रक्रिया लागत तब
लागू की जाती है जब लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड, बड़ी संख्या में जब एक ही जैसे उत्पाद को बनाया जाता है तो उस टाइम पे प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज़ किया जाता है और उसमें कोई प्रक्रिया हो तब। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज प्रोसेस कॉस्टिंग, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया लागत निर्धारण का प्रयोग नहीं करता है। तो तेल संशोधन हो गया, डिस्टिलरी हो गया और चीनी उद्योग हो गया। इन तीनों में प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होता है, लेकिन जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पे नहीं यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है विच कॉस्ट एक्यूमुलेशन प्रोसीजर इज मोस्ट सुटेबल इन कंटिन्यूअस मास प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट, निरंतर बड़े पैमाने पर जब उत्पादन किया जाता है तो ऐसी जगह पे कौन सी लागत प्रक्रिया का यूज किया जाता है। तो ऐसे में प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज़ किया जाता है। मास प्रोडक्शन होगा यानी कि बड़े पैमाने पर उत्पादन, और वो कॉन्टिन्यूअस होते रहेगा, एक प्रोसेस से होकर के दूसरे प्रोसेस में, दूसरे से तीसरे में जब जाता है तब होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इन प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्ट इज एक्यूमुलेटेड अकॉर्डिंग टू प्रोसेसेस और डिपार्टमेंट, प्रक्रिया लागत में लागत प्रक्रिया या विभागों के अनुसार इसमें कॉस्ट निकाला जाता है, ये सही है। इन जॉब कॉस्टिंग द बेसिस ऑफ कॉस्ट एक्यूमुलेशन इज जॉब ऑर्डर और बैच साइज, ये भी सही है कि जॉब कॉस्टिंग में जो भी जॉब होता है या ऑर्डर होता है उसी के हिसाब लागत निर्धारण किया जाता है, दोनों स्टेटमेंट सही है। इन प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्ट इज एक्यूमुलेटेड ऑन टाइम बेसिस, प्रक्रिया लागत में लागत समय के आधार पर की जाती है, ये भी सही है। इन जॉब कॉस्टिंग कॉस्ट इज कंप्यूटेड एट द एंड ऑफ कॉस्ट पीरियड, यानी कि जो जॉब कॉस्टिंग होती है उसमें जब लागत की अवधि समाप्त हो जाती है उस समय लागत को निर्धारित किया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में होते रहता है वैसे ही जॉब कॉस्टिंग में भी होते रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, प्रोसेस कॉस्ट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, प्रक्रिया लागत कौन सी अवधारणा पर आधारित है। ये आधारित होती है एवरेज कॉस्ट पे, औसत लागत पे, क्योंकि आप कभी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि प्रोसेस ए में कितना खत्म लगेगा, प्रोसेस बी में कितना लगे, प्रोसेस सी में कितना लगा, तो लास्ट में आप क्या करते हैं एक तरीके का एवरेज निकालते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू, ये सभी फॉर्मूले हैं, आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, इनपुट को मल्टीप्लाई कर देना है परसेंटेज ऑफ लॉस। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं 500 यूनिट लगाया और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 2% लॉस होना ही होना है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10 यूनिट या 10 रुपये जिस हिसाब से भी दिया हो वो क्या हो जाएगा, आपका नॉर्मल लॉस हो जाएगा, यानी कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में सामान्य रूप से इतनी हानि होनी ही होनी है। क्वेश्चन नंबर 21 है नॉर्मल आउटपुट इज इक्वल टू, नॉर्मल आउटपुट क्या होगा, तो जितना आपने इनपुट लगाया, वही पिछले वाले क्वेश्चन को हम लोग लेके चलते हैं कि 500 यूनिट लगाया, अब इसमें से क्या बोला है कि नॉर्मल रूप से आपको कितनी हानि होने वाली है उसको माइनस कर दीजिए, तो माइनस कितना कर देंगे, 10 कर देंगे, 490, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल आउटपुट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। क्वेश्चन नंबर 22 है यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू, यूनिट कॉस्ट किसके बराबर होता है, तो जो भी नॉर्मल कॉस्ट आई है उसको नॉर्मल आउटपुट से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, यूनिट कॉस्ट आ जाएगा, इकाई की लागत आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 है एब नॉर्मल लॉस क्या होता है, यानी कि असामान्य रूप से हानि का मतलब क्या है। मान लेते हैं कि आपको नॉर्मल लॉस पता था कि 10 यूनिट होगा, लेकिन उसकी जगह पे ज़्यादा लॉस हो गया है, ज़्यादा लॉस मान लेते हैं 12, तो नॉर्मली आपका कितना आउटपुट होना चाहिए था, 490, 500 वाले एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं, 490 होना चाहिए था, अभी कितना हो गया, 488 हो गया, तो जो 2 यूनिट का जो लॉस आ रहा है वो क्या कहलाएगा, एब नॉर्मल लॉस कहलाएगा। ये कैसे हम लोगों ने निकाला, नॉर्मली हमको कितना होना चाहिए था और एक्चुअल में हमको कितना मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नॉर्मल आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, सामान्य आउटपुट माइनस कर देते हैं जो वास्तविक है उससे। क्वेश्चन नंबर 24 है एब नॉर्मल गेन, एब नॉर्मल गेन का मतलब क्या है कि असामान्य रूप से आपको लाभ हुआ है, ये किसके बराबर होगा, तो हम लोग को पता था कि 490 आएगा, इसकी जगह पे हम लोग को 400 ही रखते हैं, 495 आउटपुट आ गया है। तो ये जो 5 यूनिट है हम लोगों ने तो सोचा था 490 यूनिट बनेंगे, लेकिन 495 बन गया, तो ये जो 5 यूनिट आ रहा है वो क्या है, एबनॉर्मल गेन है। इसको कैसे हम लोगों ने निकाला, एक्चुअल हमको जितना मिला और नॉर्मल हम लोगों ने जितना सोचा था, दोनों के बीच का डिफरेंस है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वास्तविक जितना सोचे थे जितना बना है और नॉर्मली हम लोग को जितना पता था कि निकलना चाहिए था वो माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा।
एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस हम लोग को टर्म इधर उधर करना है। एक्चुअल में से जब नॉर्मल को माइनस करेंगे तो एबनॉर्मल आएगा गेन, और नॉर्मल में से एक्चुअल को जब माइनस करेंगे तो एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, प्रोसेस कॉस्ट इज़ वेरी मच एप्लीकेबल इन, प्रक्रिया लागत बहुत अधिक लागू होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल में, एयरलाइन में या नन ऑफ दीज में। तो जहाँ पे निर्माण उद्योग होते हैं वहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं यूज होता है, यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट यूज़ होता है। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, दवा उद्योग, यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन प्रोसेस कॉस्टिंग ईच प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट इज, प्रक्रिया लागत में प्रत्येक उत्पाद विभाग क्या होता है, तो वो क्या होता है, कॉस्ट सेंटर होता है। मैंने आपको एक वीडियो में समझाया हुआ है कि कॉस्ट यूनिट क्या होता है, कॉस्ट सेंटर क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं, हर एक विभाग कॉस्ट सेंटर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द गिवन यूनिट कैन नेवर बिकम अ पार्ट ऑफ फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, नीचे दिए हुए चीज़ों में कौन सी ऐसी इकाई है जो उत्पादन लागत रिपोर्ट के पहले विभाग का हिस्सा नहीं बन सकती है। यूनिट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, पूर्ववर्ती विभाग से प्राप्त इकाइयाँ, यूनिट ट्रांसफर टू सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट, इकाइयों को बाद के विभाग में हस्तांतरित करने की जो इकाइयाँ होती हैं, या लॉस्ट यूनिट्स, या यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, जो इकाइयाँ अभी भी प्रक्रिया में हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूनिट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, पूर्ववर्ती विभाग से जो इकाइयाँ प्राप्त होंगी वो कभी भी पहले विभाग का हिस्सा नहीं होंगी, क्योंकि वो पिछले विभाग का हिस्सा थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हेन प्रोडक्शन इज बिलो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन और क्वालिटी एंड कैन नॉट बी रेक्टिफाइड बाय इनकरिंग एडिशनल कॉस्ट इज कॉल्ड, जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसमें क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि इस क्वालिटी का प्रोडक्ट को बनाएंगे। मान लेते हैं उस क्वालिटी का प्रोडक्ट वो नहीं बना, तो कभी कभी क्या होता है कि उसमें कुछ हम लोग और लागत लगा दें तो वो सही हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, यानी कि उनको हम लोग अतिरिक्त लागत लगा कर भी ठीक नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉइलेज, यानी कि वो ख़राब हो चुका है, अब उसका हम लोग जो हमारे स्टैंडर्ड हैं उसके हिसाब से कभी भी बना नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ नॉर्मल लॉस ऑन द ओवरऑल पर यूनिट कॉस्ट, समग्र प्रति इकाई लागत पर सामान्य हानि का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे मान लेते हैं कि 500 यूनिट बना रहे थे, ये बना है एक यूनिट 10 रुपये में, यानी कि टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आई, 5000 आई, और अभी कितना बना, 490 यूनिट बना है, कॉस्ट कितनी आएगी, 5000 ही आएगी। लेकिन अगर प्रति इकाई की बात करें तो ये 10 रुपये तो नहीं रह जाएगा, लागत बढ़ जाएगी। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, 5000 को 500 से डिवाइड करके देख सकते हैं, 5000 को 490 से डिवाइड करके देखेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा, लेकिन जब 490 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे 10 रुपया कुछ पैसे आ जाएंगे, यानी कि पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा नॉर्मल लॉस की वजह से। क्वेश्चन नंबर 30 है, 12,000 kg ऑफ मटेरियल वर्क इनपुट टू अ प्रोसेस इन अ पीरियड, 12,000 का इनपुट लगाया है, द नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ इनपुट, 12,000 में 10% का क्या है, नॉर्मली वेस्ट होगा ही होगा। देयर इज़ नो ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, कोई भी ओपनिंग चाहे कोई भी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस नहीं था। आउटपुट हमको कितना मिला, 10,920 kg का। अब पूछा है कि अब नॉर्मल गेन हुआ है कि लॉस हुआ है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल लॉस के हिसाब से 12,000 लगाए, मान के क्या चले थे कि 10% इसमें लॉस होगा, कितना यूनिट, 1200 यूनिट। तो बनना कितना चाहिए था हमारा प्रोडक्ट, 12,000 में से 1,200 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, ये 11 10 10,800, 10,800 बनना चाहिए था, बना कितना है 10,920, 10,920, और हमारे पास बनना कितना चाहिए था, एक्चुअल में अगर देखें हम लोग तो कितना बनना चाहिए था, 10,800। अभी क्या दिख रहा है, 120 यूनिट हमको ज़्यादा मिला है, तो ये हमारे लिए लॉस है कि फ़ायदा है, फ़ायदा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एब नॉर्मल गेन ऑफ 120 kg। अब समझ में आ रहा होगा आपको जो फॉर्मूला प्रीवियस बताया था कि एक्चुअल में आउटपुट कितना मिला है, नॉर्मली हम लोग कितना सोचे थे, दोनों में से माइनस किया, अगर हमारा एक्चुअल ज़्यादा है तो गेन हो जाएगा, अगर इसी का उल्टा हो जाता, हमारा एक्चुअल कम हो जाता तो क्या हो जाता, ये लॉस हो जाता।
क्वेश्चन नंबर 31 है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 40 यूनिट इन प्रोसेस 1 कंसिस्ट ऑफ मटेरियल ₹1500, लेबर 1300 एंड ओवरहेड 164, नॉर्मल वेस्टेज 5% यूनिट। तो अब कितना रुपए के हिसाब से कितने यूनिट नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र होंगे? तो 40 यूनिट लगाए थे, 5% इसका नॉर्मल वेस्टेज है, तो कितना यूनिट हो जाएगा? जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 यूनिट आएगा वेस्टेज में, तो कितना फाइनल प्रोडक्ट बनेगा? 38 यूनिट प्रोसेस 1 में। कितने की लागत से? 1500 प्लस 1300 का लेबर और 164 रुपये का ओवरहेड। इन सबको आप जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15, 3, 18, 28 और 1, 29, यानी कि 2964 बना कितना? 38 यूनिट। जब इनको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 78। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 38 यूनिट ट्रांसफ़र होंगे नेक्स्ट प्रोसेस में एट रेट 78 ईच। क्वेश्चन नंबर 32 है कॉस्ट एनकर्ड प्रायर टू द पॉइंट ऑफ सेपरेशन ऑफ जॉइंट और बाई प्रोडक्ट आर टर्म्ड एज। संयुक्त या उप उत्पाद को अलग करने की बिंदु से पहले की गई लागतों को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं जॉइंट कॉस्ट, संयुक्त लागत। जैसे किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, मेन प्रोडक्ट है शुगर, शुगर के साथ जब वो बनाया जाता है तो एक और प्रोडक्ट कुछ बनता है, उसको शायद मुरब्बा कहते हैं, कुछ तो कहते हैं, एक और प्रोडक्ट बन गया। वो जो प्रोडक्ट है उसे हम लोग कहते हैं बाई प्रोडक्ट। जो शुगर है वो मेन प्रोडक्ट है, मुख्य उद्देश्य था शुगर बनाना, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट बन गया है उसे हम लोग बाई प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये दोनों एक साथ ही अभी बन रहे थे, एक साथ उनकी लागत लग रही थी, अलग से तो बाई प्रोडक्ट के लिए लागत नहीं लगा रहे थे। तो जिस पॉइंट पे वो सेपरेट किए जाएंगे उससे पहले उसको हम लोग क्या कहते हैं? जॉइंट कॉस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है अ प्रोसेस गिव राइज इंसिडेंटली टू एन आइटम ऑफ लो वैल्यू विच इज़ कॉल्ड। एक प्रक्रिया जिसमें निम्न मूल्य की वस्तु को जन्म देती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे अभी हम लोग समझे हैं क्या कहते हैं? बाई प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि मेन प्रोडक्ट चीनी मान लेते हैं 40 रुपये किलो मिल रहा है, लेकिन वो जो उसके साथ प्रोडक्ट बनता है वो 10 रुपये में, 15 रुपये में भी आपको मिल जाएगा, 20 रुपये में मिल जाएगा। तो वो क्या है? एक दूसरे सेकेंडरी प्रोडक्ट को जन्म देती है जिसे हम लोग बाई प्रोडक्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है बाई प्रोडक्ट एंड मेन प्रोडक्ट आर डिफ्रेंशिएटेड बाई। उत्पाद को मुख्य उत्पाद और जो उप उत्पाद होते हैं उनको किसके बेस पर अलग अलग किया जाता है? तो जो उनका सेल्स वॉल्यूम होता है, नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ सेल्स वैल्यू पर यूनिट, प्रति इकाई बिक्री के जो मूल्य होते हैं वो मेन प्रोडक्ट का अलग होता है और जो बाई प्रोडक्ट होता है उसका अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है अंडर द मार्केट वैल्यू मेथड जॉइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू डैश ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट। बाजार मूल्य पद्धति के अंतर्गत संयुक्त लागत को अलग अलग उत्पादों के डैश के अनुसार आवंटित किया जाता है। तो ये किया जाता है उनके सेल्स वैल्यू के अकॉर्डिंग। जो भी प्रोडक्ट बने हुए हैं उनका सेल्स वैल्यू कैसा है उसके अनुसार उनको अलग अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है अंडर द एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट इज। संयुक्त लागतों के विभाजन की औसत इकाई लागत पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक उत्पाद की प्रति इकाई लागत कैसी होती है? तो वो एक समान होती है। क्वेश्चन नंबर 37 है ऑल कॉस्ट इनकर्ड बियॉन्ड द स्प्लिट ऑफ पॉइंट दैट आर असाइनेबल टू वन और मोर इंडिविजुअल प्रोडक्ट आर कॉल्ड। विभाजन बंद बिंदु से पहले जो भी सभी लागतें होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं सेपरेबल कॉस्ट, यानी कि वो कॉस्ट जो अभी अलग हो जाने वाली है आगे चल करके। क्वेश्चन नंबर 38 है पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट आर एट्रीब्यूटेबल टू ईच डैश प्रोडक्ट। पृथक्करण के बाद की लागतें प्रत्येक के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो ये जिम्मेदार होती हैं जॉइंट प्रोडक्ट के लिए। जो पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट होती हैं तो वो मेन प्रोडक्ट प्लस बाई प्रोडक्ट दोनों के लिए जिम्मेदार होती हैं। क्वेश्चन नंबर 39 इन प्रोसेस कॉस्टिंग क्वेश्चन यू विल नीड। प्रक्रिया लागत प्रश्नों में आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है? आइडेंटिफाई लॉसेज एंड आउटपुट, कितनी हानियाँ हुई हैं, कितना उत्पादन हुआ इसका पता लगाना। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स आउटपुट एंड लॉसेज एंड WIP, कितना आउटपुट हुआ है, कितना लॉस हुआ है और कितना वर्क इन प्रोग्रेस है, ये चीज़ें देखना। यूज़ ऑफ कॉस्ट यू हैव कैलकुलेटेड टू असाइन वैल्यू ऑफ आउटपुट लॉसेज एंड WIP, जो भी अच्छे आउटपुट बने हैं, जो भी फाइनल प्रोडक्ट बना है। हानि और WIP को कौन से मान निर्दिष्ट के अनुसार गणना की गई है इसका भी आपको पता होना चाहिए। तो ये ऑल ऑफ द सभी पॉइंट्स को कैलकुलेट करना आवश्यक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है इट इज़ पॉसिबल टू हैव एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन ऑन द सेम प्रोसेस अकाउंट इन सेम पीरियड। समान अवधि में समान प्रक्रिया के खाते पर असामान्य हानि और असामान्य लाभ होना संभव है, ये सही है या गलत है?
तो ये गलत है। अब गलत क्यों है? जैसे प्रोसेस ए है और एक प्रोसेस बी है, तो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में नॉर्मल लॉस या फिर नॉर्मल गेन हो सकता है। ये हम लोग पढ़े हैं कि नॉर्मल लॉस कब होगा, नॉर्मल गेन कब होगा। लेकिन एक ही प्रोसेस में, यानी कि प्रोसेस ए में ही नॉर्मल लॉस भी और नॉर्मल गेन एक ही साथ संभव है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलग अलग समय पे ये बातें संभव हैं, अलग अलग प्रोसेस में ये संभव है, लेकिन सेम प्रोसेस में सेम टाइम पे कभी भी ये संभव नहीं है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, इन प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम लॉस माइट बी। एक प्रक्रिया लागत प्रणाली में नुकसान कैसा हो सकता है? तो नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नॉर्मल मतलब क्या है कि सामान्य रूप से कोई भी जो उत्पादक होता है वो मान के चलता है कि इतना तो लॉस हो ही जाएगा। एबनॉर्मल मतलब क्या है कि किसी लापरवाही की वजह से वो लॉस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, नॉर्मल लॉस इज इन द डैश नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट, इट इज़ इनहेरेंट इन फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द प्रोसेस। जब किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है तो जो नॉर्मल लॉस है वो नॉर्मली होता ही होता है, क्योंकि उसमें जो भौतिक और रासायनिक प्रतिक्रियाएं की जाती हैं उसके अनुसार वो हो जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनअवॉइडेबल कहते हैं, यानी कि उसको हम लोग टाल नहीं सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि एक शीट है, ये लोहे की शीट है, इसमें से तवा बनाना है, इस तरीके से काट लिया। ये जो लॉस है, ये जो कोने का आपको लॉस दिख रहा है, ये तो नॉर्मल वेस्टेज है ना, वो तो होगा ही होगा। जब हम लोग प्रोडक्ट को बनाएंगे तो ये लॉस होगा ही होगा, इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर एबनॉर्मल के बारे में पूछा होता तो वो अवॉइडेबल होते हैं। जैसे अगर कोई पहली बार तवे को बना रहा है और इस शीट में हम लोग 2 और 3 बना सकते हैं। अब उसने क्या किया, इस तरीके से है और बीच से ऐसे काट दिया, तो ये क्या है? उसकी लापरवाही की वजह से वो लॉस हुआ है, जिसको हम लोग अवॉइड कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 43 है, इफ़ नॉर्मल लॉस हैज़ अ स्क्रैप वैल्यू द कंपनी इज़ कैपेबल ऑफ रिकवर सम ऑफ द इनपुट कॉस्ट टू द प्रोसेस, द स्क्रैप वैल्यू रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस। यदि सामान्य नुकसान का जो स्क्रैप मूल्य है वो कंपनी ने उस पर कुछ इनपुट लगा करके उसको बेच दिया है, स्क्रैप मूल्य प्रक्रिया की जो लागत होती है वो कम हो जाती है, तो ये क्या है? स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे मान लेते हैं वो जो लॉस हुआ था इस सीट को काटने की वजह से, इसमें जो किनारे किनारे के बचे हुए हैं इसको बेच दिया। अगर बेच दिया, नॉर्मल लॉस है ये, अब नॉर्मल की बात नहीं हो रही है। नॉर्मल लॉस की जो भी स्क्रैप हम लोग बेचते हैं उससे पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाता है, ये बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हेन एक्चुअल लॉस एक्सीड नॉर्मल लॉस देयर इज। जब वास्तविक नुकसान सामान्य नुकसान से अधिक होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एबनॉर्मल कहते हैं। नॉर्मली हमको पता था कि 5% का होगा, लेकिन 7% का हो गया, तो जो 2% है उसको हम लोग क्या कहेंगे? एबनॉर्मल कहेंगे। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द कॉस्ट ऑफ यूनिट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज ट्रीटेड एज एन डैश फॉर द पीरियड एंड चार्ज ऑन एज एन डैश फॉर द पीरियड। असामान्य हानि इकाइयों की लागत कौन सी अवधि के लिए किस रूप में माना जाता है और किस प्रकार से चार्ज किया जाता है? तो इसे एक्सपेंस माना जाता है। जो एबनॉर्मल लॉस होते हैं इसे लॉस नहीं मान करके एक्सपेंस मानते हैं और इसे हम लोग P&L अकाउंट में दिखाते हैं, कॉस्ट सीट पे नहीं दिखाते हैं। जो कॉस्ट सीट आप प्रिपेयर करते होंगे वहाँ पे हमेशा नॉर्मल लॉस को दिखाया जाता है, क्योंकि उसकी वजह से कॉस्ट कम हो जाती है, कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन जो एबनॉर्मल लॉस होता है उसको वहाँ से हटा करके प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया जाता है कि ये हमारा एक्चुअल में लॉस हो चुका है, एक्सपेंस हो चुका है, और इसे हम लोग एक्सपेंसेस के साइड पे इनकम स्टेटमेंट में दिखा देते हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए हों। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।